नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चलेंगे। दोस्तों, हम कक्षा 11 में 5वां चैप्टर देख रहे हैं, गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है दोस्तों, उसमें हम 5वें चैप्टर में चल रहे हैं। उससे पहले जो हमने पहला वीडियो बनाया है 5वें चैप्टर का, उसमें हमने देखा था अरस्तु की भ्रामकता, इसके साथ में हमने जड़त्व को भी वहां पर डिफाइन किया था। अब यहां पर हम अब देखेंगे न्यूटन के गति के नियम। जो चैप्टर का नाम है गति के नियम, उसमें अब हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम गति के प्रथम नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। संपूर्ण जो पहला नियम है उसके बारे में अच्छे से डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो गति के नियम है वो सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। इसके बारे में डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आप गति का प्रथम नियम ही देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो गति के नियम हैं वो हैं सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिए गए। इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर 3 नियम दिए। दोस्तों, गति के नियम 3 होते हैं। गति के नियम इन्होंने कितने बताए दोस्तों? 3 नियम बताए। 3 नियम बताए। इस वीडियो में हम इसका प्रथम नियम देखने वाले हैं। देखिए, जो प्रथम नियम है उसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति का प्रथम नियम, और इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दोस्तों, जड़त्व का नियम यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, जो प्रथम नियम है वो है क्या कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। एक बार इसको फिर से सुन लीजिए कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहती है, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। देखिए, इसका स्टेटमेंट क्या है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती। हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और इसको हम जड़त्व की डेफिनेशन से भी परिभाषित कर सकते हैं। जड़त्व ये कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी, जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में ही गति करती रहेगी, जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। तो इसका जो स्टेटमेंट है दोस्तों, वो एक बार देखेंगे। क्या है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, कि बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल यदि अनुपस्थित है, बाह्य बल यदि काम नहीं कर रहा है, अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अर्थात इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं दोस्तों कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। अर्थात यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, वह स्थिर ही रहेगी, स्थिर ही रहेगी, तथा गतिशील, एक समान वेग से गतिशील वस्तु, एक समान वेग से गतिशील वस्तु गति करती रहेगी, गति करती रहेगी जब तक कि
वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य ना करें, बाह्य बल कार्य ना करें। तो ये हमारे पास में जो गति का प्रथम नियम है उसका स्टेटमेंट है। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लेंगे आप। यहां पर जो गति का प्रथम नियम है वो हमारे को ये बताता है कि यदि F बराबर 0, मतलब यदि किसी वस्तु पर बल नहीं लग रहा तो जो एक्सेलरेशन है वो भी 0 होगा, अर्थात वस्तु जिस वेग से गति कर रही है उसी वेग से ही गति करेगी, उसके एक्सेलरेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा। अर्थात वस्तु की विराम अवस्था, विराम या गतिशील अवस्था में कोई बदलाव नहीं आएगा। विराम या गतिशील अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जब बल ही नहीं लग रहा तो त्वरण भी शून्य होगा। इस स्थिति में विराम या गतिशील अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात यदि कोई वस्तु विराम है तो विराम ही रहेगी और जिस वेग से गतिशील है वो उसी वेग से ही गति करती रहेगी। जो प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसे गैलीलियो ने जड़त्व का नियम कहा, जड़त्व का नियम कहा है दोस्तों, जड़त्व का नियम कहा गया है दोस्तों। फिर आप आगे देखेंगे जड़त्व का नियम कहा है। देखिए दोस्तों यहां पर ये जो नियम है यह नियम बल की परिभाषा देता है, बल की परिभाषा देता है, बल को परिभाषित करता है। बल का जो गुणात्मक मान है उसके बारे में बताता है, गुणात्मकता को बताता है कि बल कैसे काम करता है, बल को परिभाषित करने का कार्य करता है। बल देखो यहीं से डेफिनेशन निकल जाती है कि बल वह कारक है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे। यदि बल नहीं लगेगा तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ही नहीं होगा। यदि बल नहीं लग रहा तो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, और बल वह कारक है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। तो यहीं से बल की जो परिभाषा है वो निकलती है दोस्तों। अब इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व 3 प्रकार का होता है, जड़त्व 3 प्रकार का होगा। तीनों प्रकार हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला कौन सा जड़त्व है, वो है विराम अवस्था का जड़त्व, विराम अवस्था का जड़त्व है। दूसरा है गतिशील अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व। और तीसरा जो पार्ट है वो है दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। देखिए इनका मतलब समझेंगे एक एक करके। सर्वप्रथम मैं पहली हेडिंग लेकर चल रहा हूं। प्रथम नियम के अंदर हम विराम अवस्था का जड़त्व देख रहे हैं दोस्तों। विराम अवस्था का जड़त्व क्या है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी, विराम अवस्था में ही रहना पसंद करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। एक बार फिर से सुन लीजिए, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था या स्थिर अवस्था में है, अवस्था में है, अवस्था 2 बार आ गया, मिटा देते हैं। विराम अवस्था में है तो वस्तु विराम में ही रहना चाहेगी, वस्तु विराम में ही रहना चाहेगी
जब तक कि वस्तु पर बाह्य बल कार्य न करे, बाह्य बल कार्य ना करें। जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य बल काम नहीं करता है तब तक वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहना पसंद करती है। यह है विराम अवस्था का जड़त्व। अब विराम अवस्था के जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर हम आपको बता रहे हैं। विराम अवस्था के जड़त्व के उदाहरण देखिए, विराम अवस्था का जड़त्व एक बार फिर से समझ लेंगे, सुन लेंगे कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहना पसंद करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम ना करें। मैं यहां पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा, समझाऊंगा, आप इनको समझेंगे। लिखने में ज्यादा लिखना तो पॉसिबल नहीं होगा। अब देखिए, पहला क्या है कि यदि कोई बस में कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति दोस्तों खड़ा है और यदि बस अचानक चलने लगे, यदि कोई बस में कोई व्यक्ति खड़ा है और यदि बस अचानक तेजी से चलती है तो व्यक्ति पीछे की ओर गति, जिधर बस गति कर रही है उसकी विपरीत दिशा में एक धक्का सा महसूस करता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि जो व्यक्ति है बस में खड़ा होता है तो उसका जो शरीर का प्रत्येक पार्ट है वो स्थिर अवस्था में रहता है, और जब बस चलने लगती है तो वस्तु के जो व्यक्ति है उसके प्रत्येक भाग वो स्थिर थे और स्थिर ही रहना चाहेंगे, इसलिए वो पीछे की ओर धक्का महसूस करते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल है कि घोड़े के अचानक दौड़ने पर घुड़सवार का पीछे की ओर गिरना। अचानक दौड़ने पर जो घुड़सवार होता है, घुड़सवार का पीछे गिरना कई बार ऐसी स्थिति आती है दोस्तों, इसको भी आप समझेंगे कि घोड़े पर एक व्यक्ति बैठा है जिसे हम घुड़सवार कह रहे हैं, तो घोड़ा स्थिर अवस्था में है। देखिए, समझेंगे दोस्तों कि घोड़ा है वो स्थिर अवस्था में है और इसके ऊपर कोई व्यक्ति बैठा है, तो घोड़ा स्थिर अवस्था में है दोस्तों और व्यक्ति भी स्थिर अवस्था में। यदि घोड़ा अचानक तेजी से चलेगा तो व्यक्ति के प्रत्येक अंग वो स्थिर अवस्था में था, स्थिर ही रहना चाहेगा। घोड़ा आगे की ओर निकल जाएगा, व्यक्ति पीछे की ओर लुढ़क जाएगा, पीछे की ओर गिर जाता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति स्थिर था, स्थिर ही रहना चाहता है, इसलिए वो पीछे की ओर लुढ़क जाता है दोस्तों। तो ये हमारे पास में इसका सेकंड एग्जाम्पल था। फिर आगे की ओर हम देखेंगे एक अन्य एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें कि कंबल को डंडे मारने पर मिट्टी के कणों का बाहर निकलना। कि आपके पास में एक कंबल है और उस कंबल को यदि आप एक लकड़ी के डंडे से बार बार मारते हैं तो उसमें से मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। उसके पीछे रीजन समझेंगे दोस्तों, क्या है कि जैसे आप ये कोई कंबल है तो जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो स्थिर अवस्था में है। जैसे ही कंबल के डंडा मारेंगे तो जो कंबल का कपड़ा है वो आगे निकल जाएंगे। जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं स्थिर अवस्था में थे, स्थिर ही रहना पसंद करते हैं, कपड़े को छोड़कर अलग हो जाएंगे। तो जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो स्थिर थे और स्थिर अवस्था में ही रहना पसंद करते हैं। तत्पश्चात वो कंबल से बाहर निकल जाते हैं। इसी के साथ में मैं कुछ एग्जाम्पल और आप लोगों को समझाता हूं दोस्तों। जैसे किसी फल वाले पेड़ से बेर की जो झाड़ी है उससे बेर को नीचे गिराना होता है तो हम उसको हिलाते हैं। तो जो बेर है या जो फल होता है वो स्थिर अवस्था में होता है। जैसे ही हम उसको हिलाएंगे जो बेर या फल होता है वो स्थिर रहना पसंद करता है। जो पेड़ की जो टहनियां है वो आगे पीछे जाएगी और फल है वो उसी स्थान पर रहना चाहेगा, इसलिए फल टहनियों से टूटकर अलग हो जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा दोस्तों। तो उसका भी एग्जाम्पल यही है। इसके साथ में जैसे हम कपड़े धोने के पश्चात कपड़े को फटकारते हैं, इस तरीके से फटकारेंगे तो उसमें से जो
पानी की बूंदें हैं वो बाहर रिसती चली जाएगी। उसके पीछे भी यही रीजन है दोस्तों, जो पानी की बूंदें हैं वो स्थिर रहना चाहेगी, जबकि कपड़ा उससे अलग हो जाएगा तो पानी की बूंदें हैं वो उसमें से बाहर निकलती चली जाएगी। इसके साथ में एक पॉपुलर एग्जाम्पल ये भी है दोस्तों कि आपके पास में एक ऐसा पात्र है, जैसे गिलास ही समझ लीजिए, इसके ऊपर आपने एक गत्ता रखा है दोस्तों, उसके ऊपर आपने एक सिक्का रखा। यदि गत्ते को तेजी से बाहर निकाल दें तो ये जो सिक्का है वो इस ग्लास में गिर जाएगा। उसके पीछे रीजन है कि ये जो सिक्का है वो स्थिर था, स्थिर रहना पसंद करेगा। गत्ते को यदि तेजी से बाहर निकालेंगे तो ये जो सिक्का है वो यहीं रहना पसंद करेगा, इसमें गिर जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को विराम अवस्था का जो जड़त्व है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहां पर बताए, वो भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद में मैं सेकेंड पार्ट गतिशील अवस्था का जड़त्व यहां पर देखेंगे। अब देखिए दोस्तों हमने इस वीडियो में इससे गलती का प्रथम नियम देख रहे हैं, विराम अवस्था का जड़त्व हमने देख लिया था। अब हम देखेंगे गतिशील अवस्था का जड़त्व है। गतिशील अवस्था का जड़त्व क्या है पहले समझ लेंगे। इसका मतलब यह है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम न करें। देखिए दोस्तों, गतिशील अवस्था के जड़त्व के भी कुछ यहां पर हम एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे कि बस चल रही है, अचानक तेजी से ब्रेक लगाता है तो उसमें सवार व्यक्ति पर आगे की ओर धक्का लगता है। जैसे बस या ट्रेन जब भी ब्रेक लगाती है तो उसमें सवार व्यक्ति पर गति की दिशा में आगे की ओर धक्का लगता है। इसके साथ में बस से नीचे उतरते समय या चलती ट्रेन से नीचे उतरते समय हमें थोड़ा सा आगे की ओर भागना पड़ता है या हम आगे की ओर थोड़े से लुढ़क जाते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है दोस्तों वो हैं गतिशील अवस्था का जड़त्व के एग्जाम्पल है। मतलब यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना पसंद करती है। देखिए इसका स्टेटमेंट है वो क्या है कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है, गतिशील ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करें, कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यदि कोई वस्तु पर बाह्य बल काम नहीं करा तो जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहेगी। गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में ही बनी रहेगी। यही है गतिशील अवस्था का जड़त्व है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर हम देखते हैं दोस्तों। जैसे पहला जो एग्जाम्पल है कि चलती बस या ट्रेन के अचानक ब्रेक लगाने पर, कि चलती बस है या कोई ट्रेन है, ट्रेन के अचानक ब्रेक लगाने पर सवार का आगे की ओर झुकना, सवार का आगे की ओर झुकना। देखिए दोस्तों, यदि बस चल रही है इधर या ट्रेन चल रही है, उसके अचानक ब्रेक लगाएंगे तो हमारे को आगे की ओर एक धक्का महसूस होगा, हम आगे की जो सीट है उससे जाकर टकरा जाएंगे। हमने ये देखा है कि जो छोटे वाहन होते हैं, 4 व्हीलर वाहन होते हैं, उसमें सीट बेल्ट का प्रावधान है। वो इसीलिए है दोस्तों कि जब अचानक तेजी से किसी कारणवश यदि ब्रेक लगाए जाते हैं तो वो सीट के जो व्यक्ति है, सवारी है, वो उसी सीट से चिपके रहे सीट बेल्ट की सहायता से। यदि सीट बेल्ट नहीं होगा तो वो आगे के सीट से या कांच से जाकर टकराएगा, जिससे उसको जान माल का नुकसान होने की प्रबल संभावना होती है। इसलिए सीट बेल्ट का प्रावधान होता है। और जो नियम है गति का नियम, वो तो ये कहता है कि गतिशील वस्तु है वो गतिशील ही रहना चाहेगी। बस के ब्रेक लगा देंगे या ट्रेन के ब्रेक लगा देंगे, बट सवारी उसी वेग से आगे की ओर लुढ़कती चली जाएगी दोस्तों।
कुछ एग्जाम्पल्स हम और लेते हैं, जैसे लड़ाकू विमान से बम गिराने पर बम का आगे की ओर गिरना। देखिए इसका मतलब समझना। देखिए दोस्तों, जैसे आपके पास में ये कोई लड़ाकू विमान है, मैं यहां पर एक लड़ाकू विमान का निर्माण कर रहा हूं दोस्तों। ये आपके पास में कोई लड़ाकू विमान है। यहां से यदि इसके पास में, आपके पास में यदि टारगेट ये है कि यहां वाला जो निशाना है ये टारगेट है, यहां पर बम गिराना है, तो ऐसा नहीं है कि लड़ाकू विमान जब इसके ठीक ऊपर आएगा तो यहां से बम छोड़ देगा और इस पर आकर गिर जाएगा और लक्ष्य ध्वस्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यदि यहां पर बम गिराना है तो इससे ठीक पहले कुछ दूरी से बम गिराना पड़ेगा। जो बम है वो इस तरीके से गति करता हुआ इस पर आकर गिरेगा दोस्तों। उसके पीछे रीजन है कि जो लड़ाकू विमान है वो खुद गति कर रहा है और जब इससे बम गिराया जाएगा तो वो भी गति करेगा और वो इस तरीके से गति करता हुआ लक्ष्य पर जाकर टकराएगा। इसलिए उचित समय पर सटीक यदि निशाना लगाना है तो यदि एक भी माइक्रोसेकंड आगे पीछे से बम को नहीं गिरा सकते। यदि 1 सेकंड भी आगे हो गए तो वो कई मीटर आगे जाकर गिरेगा। 1 सेकंड भी यदि पहले बम गिरा दिया तो वो लक्ष्य से कई दूरी पहले ही गिर जाएगा। इसलिए दोस्तों, लड़ाकू विमान से जब बम गिरता है तो जिस स्पीड से लड़ाकू विमान चल रहा है उसी स्पीड में ही जो बम है वो गति करेगा दोस्तों। तो गतिशील वस्तु है और वो गतिशील ही रहना चाहती है। हम यहां पर अगला जो एग्जाम्पल है वो हम यहां पर ले रहे हैं दोस्तों कि कोई जो धावक होता है, धावक का मतलब है दौड़ने वाला। तीसरा जो हमारे पास में एग्जाम्पल है कि कोई धावक जो लंबी कूद के लिए दौड़ता है, तो लंबी कूद लगाने के लिए पहले वो कुछ दूरी दौड़ कर आता, फिर वहां से छलांग लगाता है। देखिए दोस्तों, यहां से यदि कोई व्यक्ति को छलांग लगानी है इधर आगे की ओर, तो वो यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगा। वो यहां से दौड़ता हुआ फिर यहां से जंप लेगा और यहां से दौड़ता हुआ फिर आगे जाकर यहां पर गिरेगा दोस्तों। तो वो हवा में इस तरीके से गति करता हुआ फिर दौड़ता है। तो उसके पीछे यदि यहां पर खड़ा होकर व्यक्ति जंप लगाएगा तो वो ज्यादा दूरी, लंबी दूरी तय नहीं कर पाएगा। उसके पीछे रीजन है कि वो गति है और फिर वो यदि हवा में उछलेगा तो वो गतिमान अवस्था में आए तो वो गति करता ही रहेगा दोस्तों। तत्पश्चात वो लंबी दूरी कूद पाएगा। तो एक बार इस एग्जाम्पल को फिर से समझ लेंगे कि गतिमान वस्तु गति बनाए रखती है, इसी पर आधारित होती है लंबी कूद। पहले व्यक्ति अपने अंदर गति धारण कर लेता है, अपने बॉडी को गतिमान बना लेता है और फिर जब वो जंप लगाता है तो उछलता हुआ बहुत लंबी दूरी, लंबी छलांग लगा लेता है। खड़ा व्यक्ति है वो अपनी ताकत से लंबी छलांग नहीं लगा पाता दोस्तों। तो ये था इसका एक अन्य एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखिए दोस्तों कि चलती बस से या ट्रेन से उतरते समय हमारे को आगे की ओर मुंह करके उतरना चाहिए। जैसे बस की जो बस है, यदि बस जैसे इस तरीके से समझेंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है, वो बस है और इसमें जो खिड़की है वहां से मैं यदि कूद रहा हूं, बस यदि इधर चल रही है तो कूदते समय बस की ओर ही थोड़ा सा आगे की ओर 1-2 कदम रखकर चलना चाहिए। क्योंकि यदि मैं बस के साथ में मैं भी गतिशील हूं और यदि मैं आगे की ओर नहीं दौड़ता तो मेरे को आगे की ओर धक्का लगेगा, मुंह के बल में गिर सकता हूं। यदि मेरा मुंह इस तरफ है तो मैं, यदि बस इधर गति कर रही है और मैं गेट से इस तरीके से उतर रहा हूं चलती बस में से, तो मैं इस तरीके से लुढ़क जाऊंगा, गिर जाऊंगा, लग सकती है, चोट पहुंच सकती है दोस्तों। तो इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए कि चलती बस या ट्रेन से उतरते समय 2-4 कदम है वो बस की ओर गति की दिशा में ही चलेंगे तो ज्यादा बेटर है। उसके पीछे रीजन यही है कि गतिशील बस है, उसमें उतरने वाली जो सवारी है वो भी गतिशील ही रहना चाहेगी दोस्तों। तो ये था दोस्तों गतिशील अवस्था का जड़त्व। फिर उसके बाद में हम सी पार्ट देखेंगे, दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, इसका मतलब है कि यदि कोई वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है वो सदैव उसी दिशा में ही गति करना पसंद करती है।
कि यदि कोई वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है, कोई वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है वह उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक वस्तु पर बाह्य बल कार्य ना करे, बाह्य बल कार्य ना करे। बाह्य बल यदि नहीं लग रहा है दोस्तों, तो वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है वो उसी दिशा में ही गति करती रहेगी। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। जैसे किसी रस्सी से बांधकर हम एक पिंड को घुमा रहे हैं वृत्ताकार पथ में, तो वस्तु देखिए, एक बार पहले मैं जो बोल रहा हूं वो समझेंगे। एक पिंड को हमने रस्सी से बांधा और उसको क्षैतिज वृत्ताकार पथ में यदि इस तरीके से घुमा रहे हैं, और यदि हम रस्सी को अचानक छोड़ दें तो उसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश, जैसे इस पथ में गति कर रहा है पिंड, यहां पर आकर इस तरीके से गति कर रहा है, और यहां पर आकर उसको छोड़ दें, गति करना बंद करवा दें, तो इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश पिंड गति करेगा, इस दिशा में गति करता है। जैसे ही इस रस्सी को छोड़ देंगे तो इसके वेग की जो दिशा है उसी दिशा में ही वो पिंड गति करता है। तो ये हुआ दिशा का जड़त्व है कि जिस दिशा में पिंड गति करता है उसी दिशा में ही गति करेगा। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। जैसे हमारे पास में, मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं कि हम बस में बैठे हैं और बस को जब अचानक मोड़ा जाता है, जैसे इस तरीके से हमारे पास में रास्ता है, इस तरीके से बस चल रही है, इस तरीके से यदि उसको मोड़ा जाता है तो इसमें बैठी जो सवारियां हैं वो इस दिशा में गति कर रही है, उस बस में बैठी सवारियां हैं उसका जो वेग है उसकी दिशा ये है दोस्तों। और जब वो बस अचानक इधर इस रास्ते पर मुड़ती है तो उन सवारियों पर बाहर की ओर बल लगेगा दोस्तों। जो यदि बस बहुत तेज गति से, तो बाहर की ओर बल लगता है, उसके पीछे रीजन है कि वो जिस दिशा में है वो उसी दिशा में ही गतिशील रहना चाहती है। अन्य एग्जाम्पल और देखते हैं कि जैसे आपके पास में इसी तरीके से ही रास्ता है और एक कार इस रास्ते पर तेजी से गति कर रही है और वो इस तरीके से मुड़ती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो कार है वो इस दिशा में गति कर रही थी, उसको हम अचानक मोड़ देंगे, यदि उस पर कंट्रोल नहीं रख पाते, स्पीड कम नहीं कर पाएंगे, यदि इस रोड में बंकन नहीं है, तो कार जिस दिशा में गति कर रही है वो उसी दिशा में ही गति करेगी। यहां से पलटियां मारती हुई वो लुढ़क भी सकती है दोस्तों। तो एक बार समझेंगे कि जो कार है वो जिस दिशा में गति कर रही है वो उसी दिशा में ही गतिशील रहना चाहेगी। इस तरीके से वो पलट सकती है, लुढ़क सकती है दोस्तों। तो ये था हमारे पास में दिशा का जड़त्व, और ये हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर बताए हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा है गति का प्रथम नियम, और गति के प्रथम नियमों की तीनों जो अवस्थाएं हैं, विराम अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व तथा दिशा का जड़त्व, उसको हमने उदाहरणों सहित समझा है। ये जो गति का प्रथम नियम है वो हमारे को बल की परिभाषा देता है कि अवस्था परिवर्तन करने वाला जो कारक होता है उसी को ही हम बल कहते हैं। अगला जो वीडियो है उसमें हम बल का सूत्र देखेंगे, बल का परिमाण हम देखने वाले हैं। गणना करते समय बल का जो फॉर्मूला है वो यूज में लेते हैं, वो अगले नियम में आएगा, अगले वीडियो में आएगा। अभी बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।